जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। और इससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रस्तावना चैप्टर समाप्त कर लिया था और वहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पे एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे हम लोग। उसके बाद भारतीय संविधान में जो भाग हैं, कितने भाग हैं, उनके बारे में संक्षिप्त नज़र डालेंगे। और उसके बाद संविधान का भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग। तो पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? बढ़िया? चलिए, पढ़ाई जरूरी है व्यक्तित्व के लिए भी और जीवन का निर्वाह करने के लिए भी। और बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी बनने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, विशेषताओं में हम उन बिंदुओं को टच करेंगे जिससे हमें ये फील होगा कि हमारे भारतीय संविधान में ये चीज़ स्पेशल है। तो विशेषताओं में पहला हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान है। पहली विशेषता ये हो गई। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। उसके बाद हमारे प्रस्तावना में हमारे संविधान का उद्देश्य बनाने का कैसा होना चाहिए वो सारी शब्दावलियों को मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में भी संक्षिप्त में यहाँ से जिक्र करेंगे दोबारा। फिर हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो संसदीय प्रणाली की प्रकृति है, केंद्र की तरफ झुकाव है, मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में नागरिकों के लिए। उसके बाद मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता ये है इसमें कि विशाल और विस्तृत संविधान है। विशाल एवं विस्तृत संविधान। देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर बात की जाएगी कि दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और उसके बड़े होने के पीछे रीजन यह है कि भारत में केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनके लिए जो शक्तियों का बंटवारा है और शक्ति की सीमाएं हैं, ये सारी चीज़ें विस्तृत में लिखी गई हैं हमारे भारतीय संविधान में, ताकि आगे चल के दोनों सरकारों के बीच में हितों का टकराव न हो। तो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं। यही वजह है कि जो भारत का संविधान है वह बड़ा और विशाल संविधान है। जब भारत का संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ था तो उस टाइम भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के संविधान में 470 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं।
और भागों की संख्या 25 हो चुकी है और अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। वहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान है, उसमें अनुच्छेदों की संख्या मात्र 7 है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, उसमें अनुच्छेदों की संख्या मात्र 128 है। चाइना में मात्र 138 है। कनाडा में 147 है। तो ये जो भी संविधान देख रहे हैं आप लोग, इनमें अनुच्छेदों की संख्या बहुत कम है और इनका संविधान अपेक्षाकृत छोटा है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग में 470 पहुंच गई है। और जो पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अब वो 12 हो चुकी है। और 4 अनुसूचियां कैसे जुड़ी भारतीय संविधान में, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो जो भारत का संविधान है, यह सारी चीज़ों को एक रूप में संजोए हुए है। यही वजह है कि किसी बिंदु पर मतभेद की स्थिति न उत्पन्न हो, भारत का संविधान इतना विस्तृत रूप में लिखा गया है। और भारतीय संविधान के विशालता को ही देखते हुए जेनिंग्स द्वारा बोला गया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल एवं विस्तृत संविधान है। तो यहाँ पे पहले 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। वर्तमान में ये 470 हो चुके हैं लगभग में, एग्जैक्ट नहीं है ये। उसके बाद अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और भागों की संख्या 25 हो चुकी है। वहीं पे अगर यूएसए के संविधान की बात की जाए तो 7 आर्टिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात की जाए तो 128 आर्टिकल है। चाइना के संविधान की बात की जाए तो 138 आर्टिकल है। उसके बाद कनाडा के संविधान की बात की जाए तो 147 आर्टिकल हैं। तो इन देशों से अगर तुलना किया जाए तो भारत का संविधान काफ़ी विशाल और विस्तृत प्रतीत होता है। इसके बाद इसमें जो अगली विशेषता हम पढ़ेंगे कि यह लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान निर्मित किया जाता है, अर्थात संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है। और जब संविधान की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में ही, पहली या दूसरी क्लास रही होगी, उसमें मैं आप लोगों को लिखित और अलिखित दोनों संविधान के बारे में डिटेल में बताया हूं। अगर उस वीडियो को आप लोग न देखे हैं तो जाके आप लोग देख लेंगे उस क्लास को। और वहां पे मैं निर्मित और विकसित संविधान के भी बारे में बताया हूं। तो देखिए, जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। और भारत के संविधान को लिखने के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। और उसके बाद भारत के संविधान में चीजों को लिखा गया। और जो भी लिखित संविधान होता है वो संविधान सभा के माध्यम से ही तैयार होता है, अर्थात वो निर्मित संविधान होता है, अर्थात वो बनाया गया संविधान होता है। और विकसित संविधान में ये होता है कि वह धीरे धीरे पीढ़ियों और परंपराओं के द्वारा प्रचलन में आया होता है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि किसी प्रथा को हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रथा हमारे धर्म से रिलेटेड है और वही आगे चल के हमारे समाज के लिए एक नियम का रूप धारण कर ले, तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। और जो भी चीज़ें विकसित हुई रहती हैं उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। लेकिन लिखित संविधान में एग्जैक्ट टाइम आपको पता रहेगा कि कब लिखना स्टार्ट हुआ संविधान सभा द्वारा, कब इसे अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लिखित और विकसित
लिखित और अलिखित, अनिर्मित और विकसित, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। उस क्लास को आप लोग जाके देख लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। इसके बाद इसमें तीसरी विशेषता आती है कि हमारे उद्देशिका में बहुत सारी शब्दावलियां दी गई हैं। उसमें जब प्रस्तावना मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था मैं आप लोगों को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बहुत सारे शब्दों के बारे में जिक्र किया था हमने। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रस्तावना में एक एक शब्द के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो उद्देशिका में ये जो शब्दावलियां दी गई हैं, इससे हमारे संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं के मन में क्या चीज़ें थीं और संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था। ये सारी चीज़ें हमें उद्देशिका में जो शब्दावलियां दी गई हैं उससे पता चलती है। तो यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है कि इन शब्दावलियों के जरिए हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है ये हमें पता चलता है। और एक एक शब्द के बारे में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं एक एक शब्द पे डिटेल में बताया हूं। उसके बाद इसमें संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। संसदीय प्रणाली, अब ये संसदीय प्रणाली क्या होती है, तो पीछे की क्लासों में मैं बता चुका हूँ संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और वहाँ पे मैं बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मैं बताया था कि सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती है। दोनों में अंतर बता के मैं समझाया था। तो जो हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है, और संसदीय प्रणाली के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। और फिर जब संसद पढ़ाऊंगा वहां पे भी संसदीय प्रणाली के बारे में एक बार फिर बताऊंगा आप लोगों को कि जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रमुख शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। और जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्र प्रमुख के नाम से किए जाते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और वहाँ पे अध्यक्षीय में मैंने बताया था कि कार्यपालिका और विधायिका में कोई संबंध नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी बताया था कि जो कार्यपालिका का सदस्य होगा उसे विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है, अगर नहीं भी है तो 6 माह के अंदर होना है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे जो भारत का संविधान है उसमें मूल अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखिए, सरकार के प्रति भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का हो गया, संस्कृति और शिक्षा का हो गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। तो भारत के संविधान में सरकार के प्रति भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं।
तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है कि नागरिकों के लिए भी इसमें अधिकार की बात की गई है। और जो मूल अधिकार है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। प्रारंभ में मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 हो गई है। और मूल अधिकार के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम जब मूल अधिकार अर्थात भाग 3 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे बताएंगे कि प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो ये जो मूल अधिकार है यह भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, चौदह से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया 25 से 28। उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 30 हो गया। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 में। और संवैधानिक जो उपचार का अधिकार है इसी को भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए। 7वां अधिकार था अनुच्छेद 31 में, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत बना दिया गया। तो वर्तमान में अब मूल अधिकारियों की जो संख्या है वो 6 है। उसके बाद भारत का जो संविधान है 5 हो गया। 6वां जो भारतीय संविधान की विशेषता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इसकी जो अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके साथ ही साथ यह भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक इनकी बात की गई है, ठीक है। और इससे लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो उभर कर सामने आती है। इसमें बहुत सारी कल्याणकारी चीज़ों के बारे में इसमें रखा गया है। और ये बताया गया है कि राज्य जब चाहे अर्थात राज्य जब सक्षम हो तो इन नीतियों को, इन योजनाओं को लागू कर सकता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए वह नीति या पॉलिसी बना सकता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। तो ये राज्य पर स्वेच्छा से लागू करने का अधिकार दिया गया है यहाँ पे।
अर्थात यह अप्रवर्तनीय है, अर्थात कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 5 प्रकार की रिट के तहत। तो ये हो गए। इसके बाद भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य, और इनको 51 क में रखा गया है और भाग 4 क में। ठीक है, तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को भी रखा गया है, अर्थात भारत के संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ ही साथ नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है, विशेषता है ये। और ये जो मूल कर्तव्य कॉन्सेप्ट है यह सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है, अर्थात रूसी क्रांति से प्रेरित यह प्रबंध है। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन वर्तमान में अब 11 हो गई है। और इसमें एक जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का जो अधिकार है वो उनके माता पिता या संरक्षक पर भारित किया जाता है या थोपा जाता है। तो ये उनका मूल कर्तव्य है। और इसी के तहत अनुच्छेद 21 में, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो भी किया गया है। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा हो गया? जब आर्टिकल 51 को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस विशेषताओं के दृष्टिगत हम जो भी बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है। देखिए, भारत में जो सबसे ऊपर की न्यायपालिका है वह सुप्रीम कोर्ट है भारत में। और भारत में कोई भी न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, मतलब लोगों का उस पर कोई प्रेशर नहीं है और ना ही न्यायपालिका पे सरकार का कोई प्रेशर है। और भारत में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया। उसके नीचे बात की जाए तो हाई कोर्ट है, उसके बाद अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और उसके बाद निचली अदालतें हैं स्थानीय स्तर पे। तो जो भारत की न्यायपालिका है वह स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात संप्रभु निकाय है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि इस पे किसी का दबाव नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। न्यायपालिका के द्वारा हमारे संविधान और मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगर न्यायपालिका को लगेगा कि संविधान में संसद द्वारा यह प्रावधान गलत किया गया है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। यह न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। अर्थात हमारी जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है। न्यायपालिका के पर्पज से
और संप्रभु है। देखेंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, और यूएसए में देखेंगे तो न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान की जो खूबसूरती है, उसने संविधान को सर्वोच्च रखा है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे भारतीय संविधान में। यह अभी प्रावधान जो भी किए गए हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाएगा, तभी निष्पक्ष निर्णय दिया जा सकेगा, यह अभी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है। अन्यथा अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगी तो निर्णय भी निष्पक्ष नहीं आएंगे, और जब निर्णय निष्पक्ष नहीं आएंगे तो समाज में अराजकता की स्थिति फैलेगी। यही वजह है कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा कोर्ट में जाता है, क्योंकि उसे अब न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और न्यायपालिका भी इस भरोसा को आज तक बनाए रखी है। उसके बाद संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी है। इसका क्या मतलब? देखिए, जो विधि बनाने का सर्वोच्च अधिकार है वह संसद को दिया गया है, और जो न्याय करने का सर्वोच्च अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया गया है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। विधि बनाने में संसद सर्वोच्च है अर्थात संप्रभु है, और न्याय देने में न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो दोनों के हितों में टकराव न हो, न्यायपालिका को लगे कि हम सर्वोच्च हैं, संसद को लगे कि हम सर्वोच्च हैं, अर्थात दोनों के हितों में कभी टकराव की स्थिति न आए, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि संसदीय जो संप्रभुता और सर्वोच्चता है और न्यायिक जो सर्वोच्चता है, दोनों में समन्वय को स्थापित किया गया है, ताकि न्यायपालिका पूर्ण रूप से यह न बोल सके कि हम स्वतंत्र हैं और हम सर्वोच्च हैं और हम कुछ भी करेंगे, और संसद भी यह पूर्ण रूप से न बोल सके कि हम स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च हैं, हम कुछ भी करेंगे। अर्थात दोनों को सीमाओं के दायरे में बांधा भी गया है संविधान के द्वारा, और इन दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। यह हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है। इसके साथ ही साथ जो भारत का संविधान है वह अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। अंशतः लचीला अर्थात नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। देखिए, कठोर संविधान किसे कहेंगे? तो कठोर संविधान का मतलब ये हो गया कि उसमें संशोधन करना बहुत कठिन है, और लचीला संविधान वह हो गया जिसमें संशोधन करना कठिन न हो, अर्थात आसानी से जिसमें संशोधन हो जाए। तो लचीला को नम्य बोलेंगे और कठोर को अनम्य बोलेंगे। तो भारत के संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं जहां पे संशोधन करना आसान है, और कुछ ऐसे भी भाग हैं भारत के संविधान में जहां पे संशोधन करना कठिन है। अर्थात कहीं कहीं भारतीय संविधान में संशोधन का कार्य साधारण बहुमत से हो जाता है, तो कहीं कहीं भारत के संविधान में संशोधन का कार्य विशेष बहुमत के द्वारा होता है।
तो भारत के संविधान में दोनों स्वरूप दिखाई देते हैं, नम्य भी और अनम्य भी। यही वजह है कि बोला जाता है कि जो भारत का संविधान है वह नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, अर्थात दोनों चीजों को रखा गया है। तो ये एक विशेषता हो गई। उसके बाद केंद्राभिमुख संविधान। अब इसका क्या मतलब है? केंद्राभिमुख अर्थात केंद्र की तरफ उसका मुख हो, अर्थात केंद्र की तरफ उसका झुकाव हो। तो देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें यह बताया गया है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक प्रकृति का है। संघात्मक का मतलब ये हो गया कि शक्तियों का विभाजन हो, बंटवारा हो, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। ऐसा संविधान जहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात शक्तियों का बंटवारा हो, उसे संघात्मक कहते हैं। और ऐसा संविधान जहाँ पे शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो, या एक संस्था के हाथ में निहित हो, या एक बॉडी के हाथ में निहित हो, उसे एकात्मक संविधान कहते हैं। और ये दोनों चीज़ों के बारे में पीछे की क्लासों में बता चुका हूँ। तो जो भारत का संविधान है वह न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। लेकिन अगर ओवरऑल इसका विश्लेषण किया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि जो भारत का संविधान है वह संघात्मक होते हुए भी केंद्र की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, यहां पे देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, ये ऐसे प्रावधान हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भारत का संविधान केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसके साथ ही साथ एकल नागरिकता, फिर आपात उपबंध, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपात उपबंध और राज्यपाल की नियुक्ति। और इसके साथ ही साथ समवर्ती सूची पर कानून। देखिए, इन सारी चीजों के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे केंद्राभिमुख संविधान है। जैसे देखिए, भारत का संविधान जो है वह संघात्मक प्रकृति का संविधान है। और जहाँ पे संघात्मक प्रकृति पाई जाती है, विश्व के अदर देशों में जिस भी संविधान में संघात्मक प्रकृति पाई जाती है वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। एक राज्य की नागरिकता होती है और एक केंद्र की नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में संघात्मक संविधान है, वहाँ पे प्रांतों के लिए अलग नागरिकता होती है और अमेरिका के लिए अलग नागरिकता होती है। तो वहाँ पे अगर कोई पूछे किसी व्यक्ति से कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो वो पहले यही बताएगा कि हम इस प्रांत के नागरिक हैं, और उसके बाद तो बताएगा ना कि हम अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन भारत के संविधान में संघात्मक प्रकृति को लिया गया है, जगह दिया गया है, लेकिन एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता मतलब कि देश का जो भी नागरिक होगा वह केवल और केवल भारतीय होगा। वह उत्तर प्रदेश का नागरिक है वो अलग मैटर हो गया, लेकिन लिखित रूप में ये नहीं लिखा जाएगा। अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा कि क्या आप भारतीय हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
केवल एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, एकल नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है, इससे हमें यूनिटी की अनुभूति प्राप्त होती है। अर्थात ये प्रतीत होता है कि हम भारतीय हैं, और जहाँ पे हम बोलेंगे कि हम भारतीय हैं तो एकता की भावना प्रबल होती है। और एकल जो नागरिकता है, यह नागरिकता संसद के द्वारा दी जाती है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं में जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और आईएफएस हो गए। और इन सेवाओं में जो भी लोग शामिल होते हैं वो केंद्र के द्वारा होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे के आते हैं, लेकिन यह केंद्र सेंट्रल लेवल की नौकरी है इसमें जो भी सेवाएं हैं ये, लेकिन ये नौकरी राज्य में करते हैं। अर्थात राज्यों में इनके नियुक्ति का जो कार्य है वह केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका मतलब कि यहां पे केंद्र पावरफुल है। यही वजह है कि इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि केंद्राभिमुख संविधान है। एकल नागरिकता की बात हम लोग कर लिए। उसके बाद आपात उपबंध दिए गए हैं भारतीय संविधान में। आपात उपबंध 352, 356, 360। 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पे जो आपात उपबंध किए गए हैं, जब भी भारत में आपातकाल लागू होता है या होगा तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। तो आपात उपबंध से भी यही स्पष्ट होता है कि केंद्र मजबूत है, अर्थात जो भारतीय संविधान में शक्तियां दी गई हैं उनका कहीं ना कहीं झुकाव केंद्र की तरफ है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, और राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल ही होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। यहाँ पे भी राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। तो इससे भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि केंद्र की तरफ झुकाव जाता है। उसके साथ ही साथ हम जब सूची पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसमें पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि 3 प्रकार की सूचियाँ हैं: संघ, राज्य और समवर्ती। तो समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची पे कानून बना रहे हैं तो वहाँ पे केंद्र के कानून को या विधि को मान्यता प्रदान की जाती है या वरीयता प्रदान की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो कॉन्सेप्ट है उसका झुकाव केंद्र के तरफ ही है। तो हम बोल सकते हैं कि इन सारी विशेषताओं के आधार पर कि जो भारत का संविधान है वो केंद्राभिमुख संविधान है। इसके बाद हम लोग एकल नागरिकता की बात कर ही चुके। फिर यहां पे वयस्क मताधिकार की बात आती है। तो भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। अर्थात यह जो वयस्क मताधिकार है यह सारे भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार यह दिया गया है। यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है। और वयस्क मताधिकार की बात अनुच्छेद 326 में की गई है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो वयस्क मताधिकार की बात है वो आर्टिकल 326 में की गई है, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में हुआ था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात जो वयस्क मताधिकार की आयु है वह 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष इससे पहले था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो वयस्क मताधिकार है यह भी हमारे संविधान की क्या है? विशेषता ही है।
और ये जो केंद्राभिमुख संविधान है, इसी के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। मतलब संघात्मक और रेखात्मक दोनों प्रकृति भारत के संविधान में पाई जाती है। और जब विशेष पढ़ा रहे थे हम लिखित अलिखित संघात्मक एकात्मक, वहाँ पे मैं 2-3 स्टेटमेंट भी आप लोगों को लिखवाया हूँ। जैसे भारतीय संविधान के बारे में केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक प्रकृति का है, अर्थात अर्ध संघात्मक है। और वहीं पे ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद बोला गया था भारतीय संविधान को, और अंबेडकर जी के द्वारा यह बोला गया था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इसके साथ ही साथ जो अगली विशेषता है वह यह है कि जो भारत का संविधान है वह सर्वोच्च है। अर्थात संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता देखिए, हमारे संविधान में ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं और अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो अगर ब्रिटेन का संविधान आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, अर्थात जो सुप्रीम पावर होता है ब्रिटेन में वह संसद होती है वहाँ की। और अगर अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो वहाँ पे न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। तो अगर हम संसद को संपूर्ण पावर दे देंगे तो संसद मनमानी करेगी, और न्यायपालिका को सर्वोच्च पावर दे देंगे तो न्यायपालिका मनमानी कर सकती है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को सर्वोच्च घोषित किया। अर्थात संवैधानिक सर्वोच्चता हमारे भारतीय संविधान की एक और खूबसूरत विशेषता है। तो यहाँ पे ये हो गया संविधान की सर्वोच्चता। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च होता है? संसद सर्वोच्च होती है, और यूएसए में सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका, और भारत में संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक अगली विशेषता जो है वो विधि का शासन है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विधि का शासन जो कंसेप्ट है यह किस देश से लिया गया है। विधि का शासन का मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें विधि या कानून के समक्ष सारे लोग समान होंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती कर रहा है और उसे दोषित या दंडित किया जाता है तो वहाँ पे जाति, लिंग, रंग भेद, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा और किया जाएगा, अर्थात विधियों को समान रूप से लागू किया जाएगा सारे व्यक्तियों पे। तो ये भी भारत के संविधान की एक विशेषता है। उसके बाद आपातकालीन उपबंध के बारे में हम बता ही चुके, केंद्राभिमुख संविधान में ही बताए हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, और एक चीज इसमें और बताई गई है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना, देखिए ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है यह भी हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है।
और ग्राम पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य ही यही है कि एकदम निचले तबके के जो लोग हैं, जो बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ग्राम पंचायतों की स्थापना करके उनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, वह ग्राम राज्य की बात हमेशा करते थे। और यही वजह है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और गांधी जी के द्वारा यह बताया गया था कि ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य स्थापित हो सकता है। अर्थात अगर हम गांवों को सुदृढ़ बनाएंगे तो ही हमारा देश सुदृढ़ हो पाएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि गांवों में ही की जाती है। तो अगर गांव के लोगों को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, हम समृद्ध और शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे, तो हमारे ग्राम राज्य के माध्यम से जो राम राज्य की आकांक्षाएं हैं वह कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया है। और गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें ग्राम को विशेष महत्व दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ग्राम पंचायतों में स्थानीय सरकारों के गठन की बात की गई। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही शहरों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई। और हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे राष्ट्र के प्रतीक भी हैं। जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गए, राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया, राष्ट्रीय पशु विरासत हो गया। बहुत सारी चीज़ों को राष्ट्र के प्रतीकों के अंतर्गत रखा गया है और इनसे हमें यूनिटी की अनुभूति होती है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का एक ही झंडा होता है। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का झंडा है वो। और जब सारे लोगों के लिए एक ही चीज होगी, अर्थात वहां पे एक यूनिटी की जो भावना है वो प्रबल होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि भारत के संविधान में जो राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, ये कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था और प्रथम बार कब फहराया गया था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में, और जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग संविधान के भागों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद संविधान भाग 1 पर जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने बताया कि भारत का संविधान विशाल एवं विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसमें उद्देशिका जो शब्दावली है उससे भारतीय संविधान का स्वरूप निर्धारित होता है। फिर भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है, मूल अधिकारों को रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, मूल कर्तव्यों को रखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, केंद्राभिमुख संविधान है, नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, संविधान की सर्वोच्चता है, विधि का शासन है, आपातकालीन उपबंध है और ग्राम पंचायतों की स्थापना है। और अंत में हमने राष्ट्र के प्रतीक के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल हैं।
अगर आपसे कहीं लिखना हो, आंसर राइटिंग करनी हो कि भारतीय संविधान की जो भी विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए, तो इसी में से आप कुछ पॉइंट उठाकर और उनके बारे में लिखते हुए आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।